हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ों में सुराग नहीं हुआ करते मेरे भाई, और बिना पढ़े रिजल्ट कभी भी टॉप नहीं आते। तो आप सभी को पता होगा कि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हवाओं के टकराने से कभी भी पहाड़ में सुराग नहीं हुआ करते, और बिना पढ़े कभी भी कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट टॉप का नहीं आते हैं। इसीलिए एग्जाम को धुआं करना है, धुआं धुआं उड़ा देना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सुपर माइंड सेट के साथ स्टडी जारी रखिए, कंटिन्यू। आपको हम भी हेल्प करेंगे, और मेरा जेटी एकेडमी आपके लिए हमेशा लाता रहेगा वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। तो क्रैश कोर्स के बाद मैं जल्दी मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग का सिर्फ मुझे हेल्प चाहिए, जिसे आप समझते हैं सपोर्ट, और फिर मैं फास्ट में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहां आपको मैराथन के साथ दिखेंगे। तो चलते हैं वीवीआई क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं आज आपके लिए कौन सा क्वेश्चन लाया हूं। और ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए अपना माइंड को ओपन करके मेरे वीडियो की तरफ कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहां से, मीमांसा और वेदांत किस दर्शन संप्रदाय में आते हैं। लेकिन सबसे पहले पेन ले लेते हैं ताकि सही रहेगा समझाने में। पेन में ये कलर सही रहेगा, राइट, यस। अब वेदांत मीमांसा किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। आप लोग को पहले से भी मैं बताए थे कि दो आते हैं, एक यानी कि नास्तिक और सेकंड होते हैं आस्तिक। अब आप लोग सोच सकते हैं कि नास्तिक, आस्तिक और एक आते हैं चार्वाक। ये तीन क्या है, पार्ट है, यानी दर्शन के तीन पार्ट है, जिसमें से नास्तिक, आस्तिक और चार्वाक। हमें नास्तिक नहीं बनना है और हम लोग आस्तिक के हैं, और चार्वाक भी नहीं बनना है। तो यहां पे मीमांसा वेदांत आस्तिक में आते हैं। नास्तिक में जो है, नास्तिक में याद रखिएगा चार्वाक जो है ना, वो नास्तिक का ही पार्ट होता है। तो नास्तिक में तीन आते हैं, एक आते हैं जैन, और फिर सेकंड आते हैं बौद्ध, और फिर थर्ड आते हैं इसका चार्वाक। यानी कि नास्तिक आस्तिक जो दो है, उसमें से नास्तिक में ये सिर्फ तीन ही आते हैं, तीन दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक। और फिर और आस्तिक में 6 आते हैं। फर्स्ट में न्याय दर्शन हो गया, और इस तरह से 6 आते हैं। फिर हो जाता है वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन। इस तरह से आपको 6 इसमें आता है। तो देखिए मीमांसा और वेदांत किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आस्तिक और नास्तिक दोनों में। तो देखिए मीमांसा और वेदांत, अभी हम जस्ट बताए ना कि आस्तिक है तो ऑटोमेटिक दो है, यानी कि न्याय दर्शन वेदांत। तो न्याय दर्शन वेदांत और मीमांसा को भी ले लीजिए, मीमांसा। और फिर वैशेषिक को भी ले सकते हैं, वैशेषिक। और फिर योग दर्शन हो गया, फिर सांख्य दर्शन हो गया। अब देखिए 2, 4, 6 आपको 6 दर्शन मिल गया, जो आस्तिक को इंट्रोड्यूस करता है, और नास्तिक में सिर्फ 3 दर्शन आते हैं। इसीलिए आप लोग का आंसर ए हो जाएगा, न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा। मुझे कन्फर्म हो गया कि आप लोग ये क्वेश्चन को आसानी से समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मीमांसा और वेदांत किस दार्शनिक, यानी कि दार्शनिक मतलब समझ रहे हैं ना, किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं। दर्शन मतलब जब हम किसी भी चीज को दर्शन कर पाते हैं, जैसे अपने टेंपल में जाके गॉड से दर्शन करते होंगे, उसी टाइप का यहां भी है। हमने किसी भी बुक के द्वारा प्राकृतिक को जब हम जानते हैं, वो एक दर्शन की ही कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरे ध्यान और पूरे समझ में आ गया होगा पॉइंट को कि मैं क्या समझाना चाह रहे थे। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैशेषिक दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? ध्यान रखिएगा, 2 3 4 6। वैशेषिक मतलब क्या, आस्तिक दर्शन, यानी आस्तिक दर्शन में आते हैं वैशेषिक। तो वैशेषिक में सिर्फ 2 दिए गए हैं, क्या 2, यानी 2 स्वीकार किए गए हैं। फर्स्ट होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, और सेकंड होता है जिसको बोलते हैं तर्क। देखिए तर्क मतलब होता है जब हम सवाल यानी प्रश्न उत्तर के द्वारा हम अपने समाज में उत्तर के द्वारा कोई भी चीज सीखते हैं, और प्रत्यक्ष मतलब होता है जब हम इंद्रियों के द्वारा कोई भी चीज मतलब कोई भी नॉलेज आता है। जैसे हमने कोई भी जैसे हमने फल एप्पल है, तो एप्पल को हम जानने के लिए क्या करेंगे, टच करेंगे, ट्राई करेंगे, अपनी इंद्रियों के द्वारा उसे हम महसूस करेंगे कि वो एप्पल में क्या क्वालिटी है नहीं है। और दूसरा होता है कि एप्पल के बारे में बिना एप्पल को टच किए और अगर हमें जानना है तो हमें अपने जो मेरे पहले से जो लोग जानते हैं उनसे बात करेंगे, वो बताएंगे कि एप्पल में ये क्वालिटी आता है। तो हमने तर्क करके भी हम जान गए। और दूसरा बात, जब हम स्पर्श किए, किसी से पूछे नहीं, खुद शरीर के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके जाने, उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो इंद्रिय के द्वारा। तो वैशेषिक दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? तो 2 किए गए हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा, मतलब 2, न 3 होगा, न 4 होगा, न 6 होगा। आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाने वाले थे। वैशेषिक दर्शन में 2 होते हैं, प्रत्यक्ष और तर्क। तर्क मतलब किसी भी विषय पे तर्क करके जानना, और प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा उसको पूरी तरह से स्पर्श करके स्पष्ट रूप से जान जाना। इसी को 2 तर्क। लेकिन यहाँ एक जो ऑप्शन है उसी में 2 लिखा हुआ है। तो यहां पे वैशेषिक दर्शन में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए? तो एकदम आसान है, 2 प्रमाण, एक प्रत्यक्ष और सेकंड तर्क है। यानी प्रश्न उत्तर अगर करके अगर हम कोई भी चीज को सीखते हैं तो उसको तर्क बोलते हैं। जब प्रत्यक्ष मतलब होता है क्या कि हम खुद अपने शरीर के बेस पे यानी कोई भी चीज को टच करके, जैसे मुझे अगर बनाना के बारे में जानना है तो बनाना को खुद टच करना है, खुद टेस्ट करना है, चेक करना है खुद से, शरीरों की मदद से, और फिर उससे नॉलेज खुद प्राप्त हो जाएगा कि बनाना में क्या क्या क्वालिटी कैसे खाए जाते। लेकिन बिना बनाना खाए अगर मुझे पता करना है तो अपने से बड़े जो लोग जानते हैं बनाना के बारे में उनसे बात करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, फिर हम जान जाएंगे। तो वैशेषिक दर्शन में कितने प्रमाण जब भी अगर मांगे जाएंगे तो 2 प्रमाण होते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यानी 2 देखना है तो टिक मार देना है, 2 प्रमाण होते हैं। तो बी सी डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, कमेंट तो कीजिए कि आप लोग समझे या नहीं समझे। मैं आपको समझाने में कितना मतलब स्टार, तो कम से कम अगर मान लीजिए 5 स्टार है, उसमें से आप कितना स्टार मुझे देना चाहते हैं ये तो थोड़ा करा कीजिए, ताकि मुझे मजा आएगा और डिटेल में समझाने में। इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग पूरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए चलिए। वैशेषिक दर्शन मतलब आस्तिक दर्शन का ही पार्ट है। अब देखिए क्या योग दर्शन, मतलब योग दर्शन में सोच मतलब आप लोग जो सोच रहे हैं वही है सोच मतलब याद रखिएगा, ये सोच वर्ड का उपयोग सिर्फ योग दर्शन में किया गया है। सोच दर्शन का यानी कि उपयोग इसलिए किया गया है, जिसको सोच का मतलब होता है क्या, इंग्लिश में समझ सकते हैं फ्रेश होना, यानी फ्रेश। और ये एक नियम है किसमें, योग दर्शन में। ये पहला नियम है कि जब भी अगर योग दर्शन उसी को एक्सेप्ट करता है जिसमें एक नियम बना हुआ है। क्या चीज, कैसा नियम, ये नियम। यानी कि देखिए बाह, जब आप बाहर से साफ हो जाते हैं यानी बाह साफ या बाहर से साफ हो जाना। और सेकंड होता है क्या कि आंतरिक, आंतरिक साफ होना। यानी आंतरिक साफ का मतलब होता है मन को साफ करना। किससे, यानी मन में किसी और के प्रति ना गुस्सा होना नहीं चाहिए, किसी के प्रति जलना नहीं चाहिए, और किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखना चाहिए, गलत या किसी के बारे में क्या कोई भी दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए।
जब ये सब अगर नहीं आप करते हैं तो समझिए आंतरिक साफ हो चुके हैं। और बाह्य दर्शन, बाह्य साफ का मीन्स होता है जैसे मतलब शरीर को साफ रखना, साफ करना, और फिर क्या, तो अच्छे कपड़ा का धारण करना, कपड़ा का धारण करना, ये सब होता है बाह्य साफ। और ये होते हैं आत्म यानी आंतरिक साफ। जब हम किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखेंगे, गलत सोच नहीं रखेंगे, तब हम इसको बोलते हैं आंतरिक साफ। जब हम अपनी बाहरी, जैसे अपने सर्व शैम्पू का यूज करके शरीर को साफ कर लिए, अच्छे वस्त्र का धारण करके फिर गए अपने कहा वर्शिप में, पूजा पाठ में गए, तो उसी को बोलते हैं बाह्य साफ, यानी बाहरी साफ हुआ। आंतरिक साफ मतलब मन। हमने जो भी स्पिरिचुअल में या पूजा पाठ करते हैं, इससे आंतरिक साफ करने के लिए करते हैं। बाहरी साफ तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन आंतरिक साफ नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग पूजा पाठ एवरीडे करते रहते हैं। तो यहाँ पे योग दर्शन में शौच क्या है? शौच मतलब फ्रेश होना, साफ होना। जो नियम है किस में? योग दर्शन में। जो अष्टांग जो आता है ना बौद्ध धर्म में, अष्टांग मार्ग, तो वहां पर भी जो है तो योग दर्शन में उसी पॉइंट को यहाँ पे नियम के रूप में लिया है। इसीलिए योग दर्शन में शौच का बोलेगा, शौच क्या है तो समझिएगा एक नियम है। किसमें? किसमें नियम है? योग दर्शन में एक नियम बनाया गया है कि जो भी योग दर्शन को फॉलो करेगा, योग दर्शन उसी को एक्सेप्ट करेगा जो नियम, फर्स्ट नियम है शौच, शौच नियम के साथ चलेगा, उसी को योग दर्शन एक्सेप्ट करता है, बाकी को रिजेक्ट कर देता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि योग दर्शन में शौच जब भी बोलेगा तो याद रखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नियम आ जाएगा। शौच क्या है? एक नियम है। किसमें? योग दर्शन का एक नियम है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जानेंगे तो और मजा आएगा। क्या आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रमेय क्या है? यानी देखिए ध्यान से समझिए, न्याय मतलब समझिए ये आस्तिक दर्शन का पार्ट है। न्याय जो है, न्याय ये एक दर्शन है। दर्शन हम बताए थे ना कि आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन है, तो आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन है, जिसमें एक दर्शन न्याय दर्शन भी है। और इसमें क्या है? अब देखिए ज्ञान मीमांसा का मतलब समझिए। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, और मीमांसा का मतलब क्या होता है जानते हैं? जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। यानी क्या? न्याय ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है क्या कि ज्ञान को पूरी तरह से जांच पड़ताल करना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। जांच पड़ताल मतलब क्या? ज्ञान सत्य है या असत्य है, इसको जानना, इसी को बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। तो योग न्याय जो दर्शन है, यानी न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा के द्वारा ये किया जाता है। क्या चीज? तो अनुसार प्रमेय किसका है? ये किस में आएगा? आस्तिक में आएगा, नास्तिक में आएगा, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो न्याय ज्ञान मीमांसा जो है वो क्या है? न्याय जब भी हम बोलेंगे तो अभी यहां पे लिखे हुए है ना आस्तिक, तो ये आस्तिक का पार्ट है। और ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है कि ज्ञान को पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो न्याय ज्ञान मीमांसा जब भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाएगा कि ज्ञान के सत्य असत्य को पूरा तरह से जांच पड़ताल करना, उसके बाद न्याय दर्शन एक्सेप्ट करता है। तो न्याय दर्शन जो है आस्तिक दर्शन का ही पार्ट है, और आस्तिक दर्शन न्याय दर्शन को एक्सेप्ट करता है। और ज्ञान मीमांसा मतलब न्याय दर्शन उसी को एक्सेप्ट करेगा जिसमें ज्ञान सत्य असत्य को पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेगा। सत्य रहा तो एक्सेप्ट करेगा, असत्य रहा तो रिजेक्ट कर देगा। तो इसमें बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग को समझ में एकदम पूरे आसानी से आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को अगर जहां पे अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आवे, डायरेक्ट जाइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए। मैं फिर से समझाने के लिए आता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा आता ही रहता हूं। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो न्याय ज्ञान मीमांसा जब भी रहेगा तो समझ जाइए। अब देखिए इसमें क्या, आरंभवाद का संबंध किस दर्शन से? देखिए आरंभवाद मतलब याद रखिएगा एक चीज, न्याय। देखिए न्याय होगा धरती पर तभी आरंभ होगा कोई नया इतिहास या नया परंपरा। तो जब आरंभवाद का संबंध बोलेगा किस दर्शन से है तो याद रखिएगा न्याय दर्शन से होगा। सोचिए ना, सिंपल सी बात है। आरंभ, कोई भी चीज को आरंभ कीजिएगा, हमारे समाज में मान लीजिए कोई भी चीज आरंभ, कोई भी संस्था का आरंभ करने वाले हैं, लेकिन अगर हमारे समाज में न्याय नहीं मिलने वाला रहेगा तो
आरंभ तो हो जाएगा, स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन जल्दी वो फिर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सांख्य दर्शन में नहीं आएंगे, जैन दर्शन में नहीं आएंगे, वेदांत दर्शन में नहीं आएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। न्याय दर्शन में आ जाएंगे। कौन आएंगे न्याय दर्शन में? तो आरंभवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से है, यानी न्याय से। तो पूरे ध्यान रखिएगा, आरंभ जो है, जब आरंभ के बारे में जानना होगा ये ब्रह्मांड का, तो न्याय दर्शन को स्टडी करना होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, योग सूत्र किसने लिखा? अब ध्यान दीजिए, यहां पे हमने 4 यानी कि महर्षि ऋषि के बारे में बताते हैं। और देखिए महर्षि, 4 महर्षि के नाम बताते हैं। अब वो कौन कौन दर्शन लिखे थे वो अभी हम बता देंगे। महर्षि हो गया, 4 महर्षि का नाम लिखते हैं, और चारों महर्षि कौन कौन से दर्शन लिखे थे वो जान जाएंगे अभी। देखिए एक हो गया महर्षि पतंजलि, पतंजलि हो गया। एक महर्षि हो गया गौतम, गौतम हो गया। एक महर्षि हो गया कपिल, और एक महर्षि हो गया कनाद। देखिए कनाद लिखे थे वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन को लिखने वाले थे तो कनाद थे। और कपिल थे, क्या लिखे थे कपिल? तो याद रखिए गौतम लिखे थे न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, सब समझ में भी आ जाएगा। और पतंजलि लिखे थे योग दर्शन, योग दर्शन। जब भी बोलेगा योग दर्शन किसने लिखे थे तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन, और महर्षि कपिल कौन दर्शन लिखे थे? तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में तलावेशों का यूज होगा, यहां पे ध्यान रखिएगा, तलावेशों का यूज होगा सांख्य दर्शन। यानी कि 4 आ गए, महर्षि पतंजलि योग दर्शन, महर्षि गौतम न्याय दर्शन, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन, महर्षि कनाद वैशेषिक दर्शन। कनाद जो है, महर्षि कनाद, इनका दूसरा नाम होता है अलोक्य। मतलब आगे चल के आपको हम समझा देंगे यहां पे, जिसको हम उल्लू उल्लू भी बोला जाता है। कनाद, कनाद ऋषि का दूसरा जो नाम आएगा वो आगे चल के आपको दिखाएंगे वहां पे। यानी कनाद ऋषि को जो है ना इतना स्टडी करते थे कि बाद में जाके इनका उल्लू भी नाम पड़ गया था, उल्लू, उल्लू नाम पड़ गया था, यानी कि उल्लू ये नाम पड़ गया था कनाद ऋषि का। आगे चल के वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे योग सूत्र किसने लिखे थे? तो कनाद नहीं लिखे थे, महावीर जी नहीं लिखे थे, गौतम जी नहीं लिखे थे, इनमें से कोई नहीं। यानी कि महर्षि पतंजलि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन लिखे थे। और यहाँ पे योग दर्शन के बारे में बात हो रहा है, लेकिन क्या इसमें ऑप्शन में योग दर्शन कहीं पर नहीं है? योग दर्शन है लेकिन उनका पतंजलि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा, प्यार से आप देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिलता है। कौन नास्तिक शिरोमणि कहलाता है? शिरोमणि मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे इंपोर्टेंट। इसमें से नास्तिक दर्शन कौन है? जैन दर्शन, चारवाक, बुद्ध, योग। देखिए ये जो बौद्ध जैन, याद रखिएगा एक चीज, हाँ गुड। अब देखिए योग दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन का पार्ट है, आस्तिक दर्शन का पार्ट है ये। और फिर चारवाक और बुद्ध ये सब हो गया नास्तिक दर्शन का पार्ट, नास्तिक दर्शन का पार्ट। लेकिन समझना यह है कि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो नास्तिक में शिरोमणि कौन है? तो बीच का पार्ट है, चारवाक। चारवाक जो है, चारवाक है शिरोमणि नास्तिक दर्शन का, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। पूरे ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, और फिर सी ऑप्शन नहीं होगा, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा चारवाक, जो शिरोमणि है नास्तिक दर्शन का। इसमें 2 दर्शन पहले से था, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, और फिर चारवाक बीच में आके शिरोमणि बन गया किसका? नास्तिक दर्शन का। तो नास्तिक को और आगे विकास हो गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए परमा, परमा का अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। परमा मतलब होता है, परमा है क्या? परमा मतलब होता है कि पूर्ण रूप से ज्ञानी, वो पूर्ण ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, और सत्य ज्ञान हो उसमें, उसी को बोलते हैं परमा। याद रखिएगा, यथार्थ जिसमें पूरी तरह से ज्ञान, अख्याति, अपरमा, यथार्थ, यथार्थ ज्ञान को बोलते हैं परमा। तो ऑप्शन बी, सी कैल्सिंग और डी कैल्सिंग हो जाएगा। यथार्थ ज्ञान को
परमा कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, यथार्थ, यथार्थ मतलब जो पूर्ण रूप से ज्ञानी हो, संपूर्ण हो, कंप्लीट ज्ञानी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं और उसी को हम परमा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार क्या है। याद रखिएगा, जब भी न्याय रहेगा तो न्याय में हम बोले थे ना, आपको ये पूछेगा ज्ञान मीमांसा, वहां पे अक्सर मिलेगा। तो मीमांसा मतलब जांच पड़ताल, ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। तो जांच पड़ताल की बात अगर जब भी अगर आएगा, पड़ताल, जांच पड़ताल हो गया और फिर ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। याद रखिएगा, ये दोनों जब जुड़ जाता है तो ज्ञान मीमांसा हो जाता है। नैतिक, राजनीतिक, सौंदर्य, ज्ञान मीमांसा। तो न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार के बारे में जब भी बात करेगा तो ज्ञान मीमांसा के बारे में याद रखिएगा। जब भी न्याय दर्शन में बात होगा केंद्रीय विचार के बारे में या न्याय ज्ञान मीमांसा के बारे में, तो याद रखिएगा यही आएगा ज्ञान मीमांसा। तो इसमें नैतिक नहीं आएगा और बी भी राजनीतिक नहीं आएगा, सौंदर्य नहीं आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान मीमांसा। तो याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत आसान रहा होगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बताता है, वाह मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष, पुरुष सांख्य दर्शन के अनुसार, याद देखिए सांख्य दर्शन में दो ही चीज को मानता है, एक की पुरुष को मानता है और दूसरा की प्राकृतिक को मानता है। वो ईश्वर को नहीं मानता है। सांख्य दर्शन में ईश्वर को नहीं माना जाता है, वो स्वतंत्र रूप में ईश्वर को नहीं मानता है, वो भौतिक को मानता है, पुरुष और प्राकृतिक को मानता है। तो देखिए सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है, अनेक, चेतन और ए भी दोनों। तो याद रखिए अनेक और चेतन पुरुष से सक्रिय नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए भी अनेक भी होगा, चेतन भी होगा, ए भी दोनों हो जाएगा, डी आंसर नहीं होगा। तो सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। सांख्य दर्शन मतलब आस्तिक दर्शन का ही पार्ट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार प्राकृतिक, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या, अदृश्य है, सही है, अव्यक्त है, सही है, अचेतन है, इनमें से सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए ना सांख्य दर्शन में हम बोले थे ना प्राकृतिक और क्या और पुरुष को, दो चीज को मानता है सांख्य दर्शन, और तीसरा किसी को, ईश्वर को वो नहीं मानता है, वो ईश्वर को स्वतंत्र रूप में नहीं मानता है, वो सिर्फ दो ही चीज को मानता है, एक पुरुष हो गया और दूसरा मानता है प्राकृतिक को मानता है। तो इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा, इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा। और अदृश्य, अव्यक्त, अचेतन, सांख्य दर्शन के अनुसार प्राकृतिक क्या, इनमें से सभी, यानी कि अदृश्य, अव्यक्त है, अचेतन है, और यानी कि इनमें से सभी है सांख्य दर्शन के अनुसार प्राकृतिक, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, ईश्वर को नहीं मानते तो क्या अदृश्य प्राकृतिक को मानवे करेगा। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिए प्राकृतिक हमेशा सांख्य दर्शन मानता है, तो प्राकृतिक क्या अदृश्य, अव्यक्त है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। देखिए प्रकाश को, आकाश को और ये पृथ्वी को कभी हम पकड़ नहीं सकते, और आत्मा को, ये सब एक क्या है, हमारे पकड़ से बाहर है, हमारे कवरेज से बाहर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सांख्य दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है, यानी कि सांख्य दर्शन के समान कौन दर्शन है, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन। सोचिए सांख्य दर्शन के अनुसार तो न्याय दर्शन नहीं होगा, वैशेषिक दर्शन नहीं होगा, योग दर्शन आ जाएगा, वेदांत दर्शन नहीं होगा। याद रखिए सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, इसमें से चारों जो दर्शन है ना वो सब आस्तिक का ही पार्ट है, याद रखिएगा आस्तिक का पार्ट है। और लेकिन यह बात हो रहा है सांख्य दर्शन जो है वो किस दर्शन के समान है, तो सांख्य दर्शन किसने लिखे थे, तो सांख्य दर्शन कपिल, महर्षि कपिल, योग दर्शन पतंजलि, और न्याय दर्शन महर्षि गौतम, और वैशेषिक दर्शन तो याद है कनाद ऋषि, यानी महर्षि कनाद। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, योग दर्शन और सांख्य दर्शन दोनों समान रूप से ही चलते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तत्पूर्व कम कर्म और अनुमानम किसका मत है। देखिए तत्व पूर्व कम अनुमानम, यानी तत्पूर्व कम और अनुमानम किसका मत है, मतलब तो होता है कि किसका सोच है, तत्पूर्वक कम जो है वो किसका सोच है। आप देखिए सांख्य दर्शन का, न्याय दर्शन का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन, जैन दर्शन नहीं आएगा, ये नास्तिक का पाठ है। तो जब भी आस्तिक का बात होगा तत्पूर्व किसका है, बौद्ध का भी नहीं आएगा। फिर न्याय का, तो न्याय सोचिए किसका है, तो याद रखिए तत्पूर्व कम, मतलब तत्पूर्व मतलब होता है क्या, जो तत्व का पूर्ण रूप से उसमें ज्ञान हो, उसी को बोलते हैं। तो ये जो है सांख्य दर्शन भी में नहीं आएगा, न्याय दर्शन में आ जाएगा। यानी तत्पूर्व कर्म अनुमानम किसका मत है, तो न्याय दर्शन का मत है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक साथ होता है, तो यहाँ पे न्याय दर्शन का मत है, जो तत्पूर्व कर्म अनुमानम
किसका मत है? तो याद रखिएगा न्याय दर्शन। और तत्व पूर्व क्रम का अगर पूछेंगे ये क्या है तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है पूर्ण होता है। ये क्या है? एक भौतिक आधार पे मानने वाला, भौतिक आधार पे जब हम सत्य को जानते हैं उसी को बोलते हैं तत्पूर्व क्रम अनुमानम। मतलब जो तत्व को पूरी तरह से जाना, परखा, समझा, उसी को बोलते हैं, जो न्याय दर्शन में संभव है। न्याय दर्शन में इसका उल्लेख और इसका चर्चा हुआ है, जो हम बताए थे न्याय दर्शन में। और साथ में क्या है, सांख्य दर्शन में आपको एक और चीज मिला था क्या, इससे पीछे थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए सांख्य दर्शन में क्या चीज है, सांख्य दर्शन और सांख्य दर्शन में आपको क्या मिला, वो दो चीज को मानता है सांख्य दर्शन। कौन कौन को मानता है? सांख्य दर्शन प्राकृतिक, यानी कि वो प्राकृतिक और पुरुष को सिर्फ मानता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पे न्याय का और तत्पूर्वक्रम अनुमानम किसका मत है? तो याद रखिएगा न्याय का। कभी कभी सांख्य दर्शन में, तो सांख्य भी क्या है, तत्व के बारे में बात ज्यादा करता रहता है। तो न्याय क्या है? न्याय में है जो ज्ञान पूर्व क्रम, तो ज्ञान के बारे में, मीमांसा के बारे में, भौतिक के बारे में, तो न्याय। और सांख्य जो है, सांख्य पूरी तरह से तत्व का, यानी दो पुरुष और प्राकृतिक के बारे में, तत्व के बारे में। तो न्याय क्या है? एक क्लियर जानता है कि कहाँ सच है और कहाँ, इसमें भी ज्ञान मीमांसा के बारे में आता है न्याय में। तो यही रहा इसका ज्ञान मीमांसा, तत्पूर्व क्रम अनुमानम, इसके बारे में जो अनुमान की वैल्यू पे ही काम करता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्याय सूत्र किसने लिखा है? वह सोचिए, न्याय सूत्र। अब सोचिए कि न्याय सूत्र, न्याय सूत्र मतलब हम पहले बता दिए थे कि न्याय सूत्र में महर्षि के बारे में। न्याय सूत्र महर्षि कौन आएंगे? गौतम। अब सोचिए कि इसमें वाचस्पति नहीं आएंगे, महर्षि गौतम आ जाएंगे। यात्यायन नहीं आएंगे, उदयन भट्ट नहीं आएंगे, क्योंकि हमने चार दर्शन का नाम बताते हैं, सांख्य दर्शन का और क्या, योग दर्शन का, और वैशेषिक दर्शन का, और न्याय दर्शन। तो न्याय, तो वैशेषिक दर्शन में कनाद ऋषि आए, न्याय दर्शन में गौतम आ गए, सांख्य दर्शन में कौन, कपिल आ गए, और योग दर्शन में पतंजलि महर्षि आ गए। तो यहाँ ऑटोमेटिक देखेंगे तो न्याय सूत्र किसने लिखे थे? महर्षि गौतम जी लिखे थे। इसलिए ध्यान रखना ये आंसर और ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? अभी हम बताए थे ना क्वेश्चन पहले, वैशेषिक का दो नाम आते हैं, तो महर्षि कनाद, तो महर्षि कनाद आते हैं वैशेषिक में, महर्षि कनाद, यानी महर्षि कनाद जो है इनका दो नाम है, महर्षि कनाद का दो नाम है। और ये देखिए इनको अलुक के भी बोला जाता है, जो कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे। वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? तो महर्षि कनाद का ही दूसरा नाम अलुक्य है, अलुक्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको उल्लू भी बोला जाता था, इतना वो एक्सपर्ट थे, यानी कि दर्शन के बारे में, सच को ढूंढने में इतना एक्सपर्ट थे कि उनको अंतिम में उल्लू बोला गया, क्योंकि उल्लू कोई भी चीज को तो पूरे गहराई में देखता है, उसी तरह से इनको उल्लू भी बोला गया। और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी नहीं, अलुक्य आ जाएगा, यानी वैश्विक दर्शन का दूसरा नाम जो है अलुक्य है, यानी महर्षि कनाद का ही दूसरा नाम है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर जानते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म, यानी कर्म माना गया है? वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म? वैशेषिक क्या है? एक दर्शन है, जिस दर्शन के द्वारा कितने कर्म माना गया? तो याद रखिएगा 5 कर्म माना गया। 5 में कौन कौन? तो देखिए उन्क्षेपण, उन्क्षेपण हो गया, उत्क्षेपण, उत्क्षेपण, अवक्षेपण हो गया, अवक्षेपण याद रखिएगा, फास्ट में अवक्षेपण, तो अवक्षेपण हो गया। और फिर देखिए, और फिर क्या होगा? गमन, गमन में ये स्मॉल आ जाएगा, गमन हो जाएगा, प्रसारण आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा? कुंचन आ जाएगा। देखिए उत्क्षेपण 5 होते हैं, क्या कर्म होते हैं, किसमें? वैशेषिक में। उत्क्षेपण मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, और अवक्षेपण मतलब होता है नीचे की तरफ बढ़ना, नीचे की ओर, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर गिर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण, और उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर। और फिर गमन मतलब होता है नाश हो जाना, नाश होना, विनाश हो जाना। प्रसार मतलब होता है फैलना, फैलना। अंकुचन मतलब होता है संकुचन,
आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैशेषिक द्वारा कितने क्रम के बारे में बात किया जा रहा है, तो 5 क्रम के बारे में बात किए जाते हैं। यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट में 5 लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा बी सी डी, ऑप्शन नहीं होगा। वैशेषिक दर्शन में आगे चल के 24 भी है आंसर, लेकिन वहां पर जब जाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ क्रम के बारे में बात कर रहा है इसीलिए सिर्फ 5 हो जाएगा। जब गुण के बारे में बात करेगा तो 24 होगा, इसीलिए अभी 24 पे नहीं जाना है, सिर्फ 5 पे ध्यान रखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूरी तरह से समझिएगा, सिंपल है। वैशेषिक दर्शन मतलब क्या है, ये कौन सा दर्शन है, ये आस्तिक का पार्ट है, याद रखिएगा। आस्तिक दर्शन का पार्ट है वैशेषिक दर्शन, जिसका लिखने वाले कौन थे, महर्षि कणाद, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या कितना है। सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या अनंत नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए सांख्य जो दर्शन है, इस दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या जो मनुष्य में होता है वो 3 होता है। एक होता है सत्वगुण, सत्यगुण, सत्वगुण, सत्वगुण आप बोल सकते हैं सत्वगुण, और सेकंड होता है रजगुण, रजगुण होता है। आप लोग को समझदार है, आप समझ गए होंगे। रजगुण, रजगुण हो गया, और थर्ड हो गया तम गुण हो गया। अब देखिए कि सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन यहां पे 3 नहीं है, तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में डी आ जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, और सी ऑप्शन नहीं होगा। डायरेक्ट सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या 3 होते हैं, सत्य गुण होते हैं, रजगुण होते हैं और तम गुण होते हैं। और सत्य गुण मतलब सत्य, सत्य होता है, और रज मतलब होता है जानते हैं ऊर्जा, और तम मतलब होता है आलस्य, आलस्य, याद रखिएगा। आलस्य जब नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको बोलते हैं तम गुण, और जब ऊपर की तरफ को आप में ऊर्जा रहेगा तो रजगुण, और जब आप में एक सत्यता आ जाएगा, सच बोलने की, सब कुछ करने आ जाएगा सच के साथ, तो आप उसको बोलते हैं सत्वगुण। तो आपके अंदर में सत्वगुण। आप लोग को समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्यार से आप देख भी सकते हैं कि सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या क्या है और समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूरा ध्यान से देखिए। एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, एन इंट्रोडक्शन, ये ऐसे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। लेखक कौन थे, सोचिए ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अरस्तुत नहीं, मिल नहीं, मैकेंजी नहीं, विलियम लिली, डी ऑप्शन हो जाएगा। विलियम लिली थे जो लिखे थे एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स। समझ में आ गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम पूरा लॉजिक के तरह ध्यान रखना है। विलियम लिली, लिली याद रखिएगा तो इंट्रोडक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए ऋण की अवधारणा संबंधित किससे है, देखिए ब्रह्मचारी आश्रम, गृह आश्रम, या वान प्रस्थान, या संन्यास। देखिए ऋण की अवधारणा जो है ना, याद रखिएगा हमेशा किससे स्टार्ट होता है, तो संन्यास। देखिए ऋण सबसे पहले ये हम समझते हैं, ऋण जब आप जन्म लेते हैं तो आपके पास ऋण शुरू हो जाता है। पितृ ऋण, माता ऋण और गुरु ऋण, और इस तरह से देवीय ऋण। तो गृह आश्रम से ही ये सब संभव होता है। ब्रह्मचार्य आश्रम से नहीं होता है, वान प्रस्थ आश्रम से नहीं होता है, सन्यासी आश्रम से नहीं होता है। गृह आश्रम से ये ऋण हम किसी को चुका सकते हैं। जैसे हम ब्रह्मचार्य बन के रहेंगे तो किसी को हम कैसे हम ऋण अपना चुका सकते हैं, मेरे ऊपर जो ऋण है। या वान प्रस्थ आश्रम से रहेंगे तो उससे भी नहीं होगा, सन्यासी आश्रम से भी नहीं होगा। तो गृह आश्रम से हम किसी का भी ऋण चुका सकते हैं। मतलब गृह आश्रम मतलब होता है कि हम जो मजदूरी ये सब जो करते हैं काम वर्क, तो जब हम ब्रह्मचार्य रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। जब हम वानप्रस्थ आश्रम मतलब छम में रहेंगे तो नहीं होगा, सन्यासी में रहेंगे तो नहीं होगा। तो गृह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या। वैशेषिक के अभाव पदार्थ दिया है क्या, प्रस्तवाद, गौतमवाद, कनादवाद। याद रखिएगा वैशेषिक अभाव के बारे में रहेगा तो यहाँ पे कनाद द्वारा नहीं आएगा, यहाँ पे पदार्थ के बारे में बात है तो प्रस्तवाद के बारे में बात हो जाएगा। यानी वैशेषिक दर्शन जो है एक प्रस्तवाद के रूप में, प्रस्तवाद मतलब होता है प्रस्तवाद के द्वारा, मतलब जब वैशिक के अभाव पदार्थ क्या हुआ तो सबसे पहले जो प्रस्त किया, प्रस्तवाद में मतलब खुद में एक क्वेश्चन करता है जिसको हम बोलते हैं प्रस्तवाद के द्वारा, उसे पता चला कि वैशेषिक दर्शन मतलब याद रखिएगा हमेशा जो एक भौतिक के ऊपर रिसर्च करता है उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन मतलब जो भौतिक के ऊपर स्टडी करके और जानता है, उसी को हम बोलते हैं वैशेषिक दर्शन।
विभिन्न प्रकार के अंतरों को जानना, विभिन्न खोज करना भौतिक से रिलेटेड, उसी को वैशेषिक दर्शन कहते हैं। तो प्रस्थभाष से आएगा तो बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऋण के प्रकार क्या क्या है समझ सकते हैं कि ऋण, अब ये बोले थे पितृ ऋण, माता ऋण, और फिर क्या गुरु ऋण और देवी ऋण। अब इसमें से ऋषि ऋण सही है, देव ऋण सही है, पितृ ऋण सही है, इनमें से सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। ऋण हम जब कोई बच्चा जन्म लेते हैं तो उनको 4 ऋण सधाना पड़ता है बड़े होने के बाद। पितृ ऋण जब उनके मृत्यु हो जाए तब उनके हम जो भी काम क्रिया करते हैं। माता ऋण जो माता के द्वारा जो भी मुझे जीवन में मिला मदद सहायता, उनको जब उनकी मृत्यु के बाद काम क्रिया करके जो हम कंप्लीट करते हैं उसी को माता ऋण। गुरु के द्वारा जो भी गुरु को हम देते हैं दक्षिणा के रूप में या जो भी, उसी को बोलते हैं गुरु ऋण। फिर होता है देवी, देवताओं के द्वारा जब हम कोई भी चीज मिला देवता के द्वारा फिर मैं उनको देता हूं तो इसी को बोलते हैं देवी ऋण, देव ऋण। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सांख्य दर्शन निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करता है। अब देखिए आरंभवाद को, परिमाणवाद को। सांख्य दर्शन है ना आरंभवाद को नहीं करता है, न विवर्तवाद को, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए परिमाणवाद को। सांख्य दर्शन हमेशा बोलता है परिमाण चाहिए तब हम मानेंगे कि सत्य क्या। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्राकृतिक, देखिए पुरुष की बात होता है और प्राकृतिक के बारे में बात करता है, इसीलिए सांख्य दर्शन में पुरुष और प्राकृतिक जब बात आएगा तो परिणामवाद ही आएगा, क्योंकि परिणाम के अलावा आप सांख्य दर्शन में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है। वाह, सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, इसमें से सोच सकते हैं। प्राकृतिक, पृथ्वी, पुरुष है, वो आध्यात्मिक पुरुष को मानता है, ईश्वर को नहीं, पृथ्वी को नहीं, प्राकृतिक को मानता है, लेकिन जब पुरुष है तो पुरुष को मानता है। सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक जो सत्ता है वो पुरुष से पूरा हो सकता है, इसलिए पुरुष को मानता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, सांख्य दर्शन योग और न्याय दर्शन का सम्मांग विचार क्या है। मतलब क्या कि सांख्य, योग और न्याय इस सब का समान विचार क्या हो सकता है। यानी तीनों दर्शन, याद रखिएगा ये तीनों आस्तिक दर्शन से ही आता है, आस्तिक दर्शन का पाठ होता है ये तीनों। तो ये आस्तिक दर्शन से जब तीनों पाठ आता है और ये आस्तिक दर्शन का पाठ है तो इस सब का क्या है समान विचार किससे आता है। तो देखिएगा नास्तिक से नहीं आएगा, एक आवाज से नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी आस्तिक से आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, आस्तिक दर्शन से सबका विचार आस्तिक दर्शन में जाके स्टॉप ले लेता है, वहीं जाके मिलता है। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। अब देखिए सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है। सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या हो सकता है। वाह, गजब गया है ना। देखिए सांख्य दर्शन दो ही चीज को मानता है, द्वैतवाद को भी मानता है, द्वैतवाद को मानता है। द्वैतवाद मतलब दो चीज को मानता है, एक शरीर को मानता है, शरीर, और दूसरा आत्मा को मानता है, आत्मा। यानी कि आप समझ सकते हैं मन प्लस आत्मा, नहीं तो आप समझ सकते हैं शरीर प्लस आत्मा, ये दो चीज को मानते हैं, उसी को बोलते हैं। तो ये नहीं होगा, अनेकावाद नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, द्वैतवाद को मानता है। द्वैतवाद सांख्य दर्शन प्रमुख विशेषता है द्वैतवाद। ये सांख्य दर्शन द्वैतवाद में आते हैं, दो चीज को मानता है, एक की शरीर को, दूसरा की आत्मा को, और तीसरा को वो नहीं जानता है ना पहचानना चाहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा और जानते हैं कि क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया है। यानी कि सांख्य जो दर्शन है उसको ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया। पुरुष का ज्ञान सही है, प्राकृतिक का ज्ञान सही है, और इसमें पुरुष और प्राकृतिक दोनों के बीच जो भिन्नता है इसका ज्ञान भी सही है। अब इनमें से इनमें से सभी सही है तो नहीं, सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ए बी को सिर्फ हमने समझाए हैं, ऑप्शन में सी होगा करेक्ट। पुरुष और प्राकृतिक के बीच भिन्नता कहीं क्या होगा, ज्ञान होगा, और डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो पुरुष और प्राकृतिक के बीच के जो विभिन्नता है उसके बारे में जो ज्ञान का जो रिसर्च करके निकालता है उसी को सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस संदर्भ में रखा गया, तो पुरुष और प्राकृतिक के संदर्भ में रखा गया। वहीं से वो सत्य असत्य को जानना चाहता है और जाना है, तो इसी को सांख्य दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को सी ऑप्शन हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं कि क्या हेत्वाभास क्या है। हेत्वा का मतलब याद रखिएगा, हेत्वा मतलब होता है एक झूठा, यानी कि एक समझ सकते हैं प्रोपगेंडा, जैसे भ्रम। देखिए अनुमान से संबंधित दोष, प्रत्यक्ष से संबंधित दोष, शब्द प्रमाण से संबंधित दोष, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए अनुमान से संबंधित दोष या प्रत्यक्ष से संबंधित दोष। देखिए जैसे और शब्द प्रमाण से संबंधित दोष। सोचिए हेत्वाभास मतलब होता है अनुमान से संबंधित दोष, यानी कि हम ऑप्शन में ए ले लेंगे, प्रत्यक्ष से संबंधित दोष नहीं होगा, शब्द प्रमाण से दोष इनमें। यानी कि हेत्वाभास मतलब तो वैसे लोग जिसको कुछ पता ना हो लेकिन ऊपर ऊपर फेंके,
अपने आप को बहवाई लोगों में फैला दे, उसको बोलते हैं हेतवाभास। तो अनुमान से, जो अनुमान लेके ही अपने आप को बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, खुद को ही मानते हैं अनुमान के बेस पे, उसी को हेतवाभास बोलते हैं। तो हेतवाभास मतलब झूठा, भ्रम, एक थोड़ा सा समथिंग में सच्चाई हो और 99% झूठा हो, उसी को हेतुवाभास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार क्या हो सकता है? ध्यान रखिएगा, न्याय जहां पर भी लिखा रहेगा तो ज्ञान मीमांसा आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नैतिक, सौंदर्य, राजनीतिक, ये सब नहीं होगा, न्याय ज्ञान मीमांसा हो जाएगा। न्याय दर्शन जब भी लिखा रहेगा तो याद रखिएगा केंद्रीय जो विचार होता है ज्ञान मीमांसा होता है, क्योंकि ज्ञान को पूरी तरह से वो रिसर्च करते रहता है, खोज पड़ताल करता है, सच क्या है झूठ क्या। न्याय दर्शन में ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहां जानते हैं कि पतंजलि के यौगिक व प्रविधि का अंतिम पायदान क्या है? ये जो योग दर्शन में है उसका अंतिम प्रावधान क्या है? वो अंतिम में कहां जाके रुकता है? तो योग दर्शन में प्रत्याहार का नहीं है, धारणा का नहीं है, ध्यान का नहीं है, वो अंतिम में समाधि ले लेता है। समाधि मतलब होता है कि अपने आप को सिलेंडर कर देना गॉड के चरणों में। तो उसी को बोलते पतंजलि के जो दर्शन, पतंजलि के जो कौन दर्शन है? पतंजलि का जो योग दर्शन है उस दर्शन में है समाधि को ले लेना, समाधि प्राप्त करना। तो पतंजलि के यौगिक प्रवृत्ति का अंतिम पायदान था समाधि, यानी पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने समाधि ले लिए थे, समाधि के द्वारा उनका मृत्यु यानी वो कंप्लीट हुए थे। इसके बारे में बोले डिटेल में तो समाधि मतलब ये समझ में आ गया होगा, मतलब अपने आप को सिलेंडर कर देना और वहीं से मृत्यु उनको मिल गया होगा समाधि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार परमेय क्या है? आप समझिए कि न्याय ज्ञान मीमांसा, जब भी न्याय रहेगा लिखा हुआ तो ज्ञान मीमांसा उसके पीछे एकदम जस्ट आपको देखने को मिल सकता है और मिलेगा। तो क्या है, ये बोलेगा परमाता को मानता है, परमान को मानता है, परमा को मानता है, ये तीनों कैल्सियम ए बी सी कैल्सियम डी हो जाएगा राइट। परमा का विषय यानी परमा का विषय, ज्ञान मीमांसा के अनुसार जो है परमा, परमा मतलब एक सत्य, परम सत्य को बोलते हैं परमा। तो ज्ञान मीमांसा ने इस चीज को प्रमाण भी देता है, इसलिए परमा का विषय है ज्ञान मीमांसा, मतलब सत्य का विषय, परम सत्य का विषय। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, न्याय ज्ञान मीमांसा में शेषवत क्या है? शेषवत तत्कालीन अनुभव, प्रत्यक्ष, उपमान, सब याद रखिएगा, डी सी बी और एक करेक्ट होता है। तत्कालिक अनुभव, अनुभव मिलेगा यहाँ पे आपको, जस्ट अनुभव मिलेगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ज्ञान न्याय मीमांसा, न्याय ज्ञान मीमांसा में शेषवत जो है वह तत्कालीन अनुभव, जस्ट आपको मिलेगा सत्य क्या असत्य क्या, इसको एकदम प्रूफ आपको देगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आप लोग को आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया है? वैशेषिक द्वारा, ये एक दर्शन है, याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन एक दर्शन है जो भौतिक विभिन्नता को एकदम ढूंढता है और लाता है, वैशेषिक, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसका वर्ड थोड़ा आपको लग रहा होगा टेढ़ा, लेकिन बहुत सिंपल है, जो भौतिक भिन्नता को, सत्य असत्य को जानता हो, उसी को वैशेषिक बोला। इसमें वैशेषिक के द्वारा क्या बोला, गुण जब बात करेगा ना गुण के बारे में, तो याद रखिएगा गुण होता है इसमें कितना, 24 गुण होगा। ए नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, 24 गुण होगा। अब 24 गुण में कौन कौन होगा तो ध्यान रखिएगा। 24 गुण में जैसे हो जाएगा रूप, एक दो को बता देते हैं, जैसे रूप हो गया, बुद्धि हो गया, बुद्धि हो गया, और फिर क्या मान सकते हैं, मन मान सकते हैं, फिर मन हो गया, आत्मा हो गया, फिर क्या हो गया, रूप हो गया और आत्मा हो गया, मन हो गया, दुख हो गया, दोष हो गया, इट इज बहुत है 24 आपको ऐसे मिलेगा गुण। किसमें, वैशेषिक के द्वारा जो निकाला गया प्रमाण है उसमें जीवन में 24 गुण है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी रहेगा 24 पे क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। रूप, बुद्धि, मन, आत्मा, दुख, शरीर, काष्ठ, ये सब जो भी है सब उसी के गुण में आते हैं वैशेषिक दर्शन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं, याद रखिएगा। पदार्थ कितने जब भी अगर बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा 7 पदार्थ होते हैं। ए ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, 7 यहां पे लिखा हुआ है। बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, पूरा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए ऑप्शन में बोलेगा 7 कौन कौन है, तो यहाँ पे आप समझ आते हो। तो फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, द्रव होता है। और फिर होता है क्या, क्वालिटी होता है। क्वालिटी मतलब क्या होगा, क्वालिटी मतलब आप समझ सकते हैं गुण। और फिर क्या है, सब्सटेंस हुआ, क्वालिटी हुआ, एक्शन मतलब समझ सकते हैं कर्म होता है। और फिर आता है क्या, पार्टिकुलरिटी,
पार्टिकुलरिटी होता है, फिर जनरलिटी आता है, जेनेरेलिटी, और फिर क्या आता है, इनहेंस आता है, और फिर 7 में आते हैं नो एग्जिस्टेंस आता है। अब इस तरह से देखिए 7 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 आ गया। सात पदार्थ होते हैं किसमें, वैशेषिक दर्शन के द्वारा, जिसमें आते हैं द्रव, फिर आते हैं क्या गुण, और फिर आते हैं कर्म, और फिर आते हैं इसमें सामान्य, सॉरी अभी इस तरह से पार्टिकुलरिटी और जनरलिटी, इनहेंस और नो एग्जिस्टेंस। तो 7 पदार्थ आते हैं वैशेषिक दर्शन के द्वारा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। और एक शायद और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके में नहीं, मतलब कंप्लीट हो ही गया। हाँ, वैशेषिक दर्शन के अनुसार दिव्य के संग है। हाँ, अब यानी कि आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो वहां जानेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जेटी के वीडियो को शेयर करें, ताकि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा, हम सभी लोग आप लोग को हेल्प हमेशा करते रहेंगे। नया नया कोर्स जैसे लॉन्च होगा आप लोग को इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या नहीं तो डायरेक्ट। तो फिर इसी तरह से कंटिन्यू हम लोग पढ़ाई पे कंटिन्यू बने रहेंगे। थैंक यू। तो वही ऑप्शन, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यार, मजा आ गया ना। योग दर्शन में शौच क्या है, याद रखिएगा।